नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल शिक्षा यूपी में। बाल मनोविज्ञान का भाग 14 है ये। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए पहले प्रश्न को। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले पूरा अंग चलाता है फिर उप अंगों को? विकास क्रम का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या परमार्जितता का सिद्धांत? तो ये देखिए सारे पहले सिद्धांतों को आप समझ लीजिए। विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होता है, बच्चा भाषा सीखने के जो क्रम होते हैं उनको जो है सीरियल वाइज सीक्वेंस से सीखता है। जैसे पहले सुनता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। तो इसमें भाषा संबंधी जो क्रम है उनको सीखता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? देखिए विश्व में किसी भी जाति के सभी प्राणियों का जो विकास है वो एक प्रतिमान में होता है, यही समान प्रतिमान का सिद्धांत है। पूरे विश्व में जैसे अगर मनुष्य जाति है तो उसकी जो विकास है, मनुष्य जाति का विकास है वो एक समान प्रतिमान से ही होगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई दूसरी जाति है, जैसे मान लो कोई कुत्ता है, ठीक है, बंदर है, इनकी प्रजातियों का विकास अलग समान से होता है। तो यही समान प्रतिमान का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? इसमें बालक पहले अपना पूरा हाथ चलाता है, फिर वो अपनी उंगलियों को चलाना सीखता है। यह एकीकरण का सिद्धांत होता है। ठीक है, और परमार्जितता का सिद्धांत क्या होता है? इसमें जो विकास की दिशा को वांछित गति एवं दिशा प्रदान करी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे, तो इसमें से कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? एकीकरण का सिद्धांत, क्योंकि इसमें पहले पूरा अंग चलाता है फिर उप अंगों को। जैसे पूरा पहले हाथ उसने चलाना सीखा, फिर अपने उंगलियों को चलाना सीखता है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है आपका। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक हैं थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दिमर, मैकडूगल या जॉन डीवी? तो इसके लेखक कौन है? द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट, इसके लेखक हैं थॉर्नडाइक। चलिए कुछ पुस्तकें और हैं जिसका मैंने आपको लिए नोट्स बनाए हैं, आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अन्य पुस्तकें ये हैं आपकी। मैक्स वर्दिमर के द्वारा लिखी गई है फिनोमेना, मैकडूगल ने लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और जॉन डीवी की जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, अब इनको लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया? कैटल, पियाजे, कोफका या हैब? तो बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत वो दिया है हैब ने। अगर हम बात करें कैटल की, तो कैटल ने बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत दिया है। पियाजे का तो आप जानते ही हैं, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, ये जीन पियाजे का है। प्रश्न नंबर 4 है, बाल अंतर्नोद परीक्षण CAT विधि प्रतिपादित की मॉर्गन एवं मरे, फ्रोबेल, लियोपोल्ड ब्लैक या हरमन रोडशा? ठीक है, बाल अंतर्नोद परीक्षण CAT, देखिए अब मैं आपको इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। CAT यानी काली और ब्लैक, लियोपोल्ड ब्लैक का है पहले तो ये समझ लीजिए आप। और इसका याद करने की ट्रिक है, ब्लैक यानी काला और कैट माने बिल्ली यानी काली बिल्ली। तो ऐसे आप याद रखिए, कुछ ट्रिक है ऐसे ही आप समझ जाइए इसको। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं जो आप इसको मैं बता देता हूँ आपको। जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो है मुरे एवं मॉर्गन का, फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन विधि का, और हरमन रोडशा संबंधित है रोडशा स्याही डब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट IBT। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, अमेरिका के ड्राइवर को भारत में ड्राइविंग करने में बाधा उत्पन्न होती है, उपर्युक्त परिस्थिति में किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कार्य करेगा? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य स्थानांतरण या कोई नहीं? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक स्थानांतरण। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए अमेरिका का जो ड्राइवर है वहाँ पे गाड़ियाँ दूसरी साइड से चलाते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं, और अपने यहाँ क्या होता है? राइट हैंड ड्राइव होता है ना, तो इसलिए। प्रश्न नंबर 6 है, प्रकारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके विलियम वुंड, विलियम जेम्स, वंडूरा या वॉटसन? तो प्रकारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वो है विलियम जेम्स। ठीक है, अगर हम बात करें विलियम वुंड की तो ये संरचनावाद के जनक हैं, और वॉटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक है। वा से ऐसे याद रखिए, वॉटसन, वा से व्यवहार, तो ये व्यवहारवाद के जनक हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य? देखिए आप कब समझेंगे कि अभिप्रेरित शिक्षण हो रहा, मतलब आपने जो शिक्षण कार्य किया है उससे बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं। कैसे आपको पता लगेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछे, यानी वो बिना झिझक के आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी वो आपके पढ़ाए हुए जो सिस्टम है उससे अभिप्रेरित हैं, क्योंकि इससे बच्चों की जो होती है ना जिज्ञासा शांत होती है प्रश्न पूछने से।
प्रश्न नंबर 8 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपर्युक्त सभी। तो परामर्श जो होता है ना, उसका ये सभी उद्देश्य होते हैं। बच्चे को समझने में भी सहायता होती है, बच्चे की कमियों का भी पता लगता है और बच्चे के समायोजन में सहायता भी प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की प्रवृत्ति के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना या विद्यार्थियों द्वारा पौधे की बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब कोई एक बीज हम लोग बोते हैं तो उसका अंकुरण कैसे होता है, इस सब का प्रोसेस बच्चे को हमें समझाना है। तो कैसे समझाएंगे आप? समझिए आप। देखो, सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है कि बच्चा जब खुद करके सीखता है, तो जब खुद करके सीखेगा तो ज़्यादा अच्छे से वो सीखेगा, है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 जरा आप देखिए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, मतलब खुद बच्चा पौधे के बीज बोएगा और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करेगा। तो जब खुद करके सीखेगा तो अच्छा सीखेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर अगला है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। देखिए, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका सिस्टम क्या होता है? बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर बच्चा प्राइवेट ट्यूशन लेगा तो आप वहाँ पर पढ़ाने के लिए गए तो आप क्या कर रहे हो, है ना। तो ये तो बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। व्यवस्था फेल हुई है, इसको देख लीजिए थोड़ा। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे सब पढ़ाई के लिए योग्य होते हैं, बस आपकी शिक्षण पद्धतियाँ अच्छी होनी चाहिए जिससे बच्चा पढ़ सके। और चौथा ऑप्शन है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। याद तो कराने ही नहीं है। अगर आपकी शिक्षण पद्धतियाँ आपकी अच्छी हैं तो बच्चे को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वहीं सीख जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है आपकी व्यवस्था फेल हुई है, यानी आपका जो पढ़ाने का सिस्टम है वो फेल हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, आनुवंशिक रचना के द्वारा, वातावरणीय अभिप्रेरणा या बी और सी का संयोजन। बी और सी का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर बी और सी का संयोजन। अब आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों का संयोजन। देखिए, जो बच्चे में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का संयोजन ही चलता है, ठीक है, क्योंकि आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या ये सभी। तो सीधी सी बात है, अच्छा प्रश्न है, समझ गए होंगे आप, ये सभी। प्रश्न नंबर 14 है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। तो देखिए, बच्चा है वो कई प्रकार से सीखता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कैसे? जैसे बच्चा है ना, पुस्तकों को पढ़कर भी सीखेगा, अखबार को पढ़कर सीखेगा, अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं, परिचर्चा के द्वारा भी सीख लेते हैं, और जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं आपसे जिज्ञासा शांत करने के लिए तो उस वक्त भी वो सीख रहे होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करने चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। तो कब से इसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए बच्चे की? देखिए, जब आप फुर्सत में हो, ऐसा तो है नहीं। फुर्सत का मतलब क्या है? जब आप अध्यापन कार्य करने के लिए गए हैं तो बच्चे के ही प्रति समर्पित है ना, तो ये तो आपको बिल्कुल होना ही चाहिए। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, विद्यार्थी फुर्सत में ही है तभी तो वो आपसे पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात बिल्कुल नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसी वक्त उसकी जो है ना जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जिस वक्त बच्चे ने आपसे कुछ पूछा है, उसी वक्त उसका समाधान करिए आप। प्रश्न नंबर 16 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है,
कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखिए, हर बच्चा अपने आप में खास होता है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं नहीं कुछ तो अच्छे हैं कुछ खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगर आपको जहाँ भी ऑप्शन में दिख जाए आप वही सही कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार आपके लिए ऐसे प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? इसमें व्यक्ति जो ना अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ पाता है और अक्षरों को उल्टे क्रम में भी लिख देता है कभी कभी, है ना। तो ये डिसलेक्सिया का ही सिम्टम्स होते हैं ये। प्रश्न नंबर 18 है, पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है कृत्रिम प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक वो होते हैं जिनको हम मतलब कोई स्वाभाविक प्रेरक तो है नहीं। कृत्रिम प्रेरक जैसे जैसे हम बच्चे को अगर मारते हैं पीटते हैं तो ये सब कृत्रिम प्रेरक ही आ जाते हैं, और ये नकारात्मक प्रेरक भी होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या संगठन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। प्रश्न नंबर 20 है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। जो आपका विषय पढ़ाने जा रहे हो उसका भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी बच्चे की प्रकृति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अभाव में शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को ना तो प्रभावशाली बना सकता है और ना ही छात्रों को सही मार्गदर्शन कर सकता है ना। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 21 है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया था वो किस बेस पे किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन और कल्पना। याद रखिएगा, ये थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 आधार पे किया था, चिंतन और कल्पना के आधार पर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या प्रतिच्छायित अवरोध? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूलने का सिद्धांत कौन सा होता है? वो है आपका प्रतीपकारी अवरोध। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके अलावा कौन सा ऐसा लक्षण है जो मानसिक विकार को नहीं दर्शाता है? भग्नाशा को, तनाव के, संबंध के या चिंता के? तो मानसिक विकार को कौन नहीं समझाता है? वो है आपका संबंध का सिद्ध। ठीक है, संबंध के अलावा ये नहीं दर्शाता है आपको। प्रश्न नंबर 24 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का प्रत्यय दिया गया था बंडूरा द्वारा, प्याजे द्वारा, स्किनर द्वारा या वाइगोस्की के द्वारा? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का जो प्रत्यय दिया गया था वो आपका दिया गया था वाइगोस्की के द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना या उपर्युक्त सभी? तो सीधा सा है, शिक्षा का ये सभी उद्देश्य होते हैं, उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रोवेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग या मैकडूगल? तो प्रोजेक्ट विधि के जो है ना जन्मदाता कौन है? वो है जॉन डीवी। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। प्रश्न नंबर 28 है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे?
तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब बच्चा आपका सिलेबस जैसे आप जो क्लास में पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछता है, कोई दूसरा प्रश्न लेके आ जाता है, आप गणित हिंदी पढ़ा रहे हैं वो गणित का प्रश्न पूछने लगता है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। क्योंकि अगर चलती कक्षा में बच्चा जो विषय से हटकर प्रश्न पूछेगा और अगर आप उसका उत्तर ढूंढने में लग गए, तो जो आप अधिगम करा रहे थे क्लास में और जो बच्चे सारे आपकी तरफ देख के मतलब कंसंट्रेट हो गए थे, वो कक्षा जो आपकी है ना बाधित हो जाएगी पूरी तरीके से। इसलिए जो है ना, ऐसे जब भी सिलेबस अगर बच्चा आप कोई सब्जेक्ट से बाहर का प्रश्न पूछता है तो आप उसे कक्षा के बाहर उत्तर जरूर देंगे, दंडित वंडित तो करेंगे ही नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। प्रश्न नंबर 29 है, रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं। तो यानी रूसो की आपको एक तरीके से पुस्तक बतानी है, एमिल, कन्फेशंस, न्यू हेलोपीज या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो किस पुस्तक मिलते हैं, वो है एमिल में। प्रश्न नंबर 30 है और आखिरी प्रश्न है आज का, मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं बिने, साइमन, स्पीयरमैन या टर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिने। दोस्तों आज के प्रश्न में कैसे लगे जरूर बताइए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।